Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I am your chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेसन स्टार्ट करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1 दिस इज. ठीक है, इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स की स्टडी करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंथी है. ठीक है, पेशेंस के साथ सुनिए. कंफ्यूज करेगा कई जगह पर, तो पेशेंस के साथ साथ आपको साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. इसके न्यूमेरिकल और डीपीपी सॉल्व जरूर कीजिएगा. आपको डीपीपी मिलेगी इसी इसी उसकी आपके ग्रुप के अंदर डीपीपी शेयर हो जाएगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन दे रखी है. बेटा डेफिनेशन क्या होती है? थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन. ठीक है, इसका मीनिंग होता है हीट, हीट या एनर्जी कहिए, और डायनेमिक्स का मीनिंग होता है मूवमेंट. मूवमेंट, हीट का मोशन ऐसा कहें, नहीं एनर्जी का मूवमेंट ऐसा कहें. इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, दैट विल बी बेटर. एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन्स, different form of energy, study of different form of energy and their interconversion is called thermodynamics. therm का मतलब हीट होता है, डायनेमिक्स का मतलब चलना होता है. तो एनर्जी जब इंटर कन्वर्ट होती है, चलती फिरती रहती है, मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नॉट? प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स. आसान है ना? डेफिनेशन, लेसन की डेफिनेशन है यार, बिल्कुल आसान होनी चाहिए, है ना? ठीक है, ओके. आप लोगों का माइक भी होना, आप माइक से भी मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स नीचे देखिए. अब थर्मोडायनेमिक्स का एक डायग्राम सा दिखा रखा है. ठीक है, डायग्राम में तो ऐसी कोई मोटर सी दिखा रखी है इन्होंने. ठीक है, वो सिर्फ आप लोगों के इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए. थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वर्क, हीट एंड एनर्जी. अब देखिए मतलब क्या चेंज होगा एनर्जी का. ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं यहाँ पर? वर्क, हीट और एनर्जी. मेनली इन तीन चीजों पर फोकस होगा थर्मोडायनेमिक्स में. वर्क की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे और एनर्जी ऑफ द सिस्टम. थर्मोडायनेमिक्स ओनली कंसर्न विद द लार्ज स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लार्ज स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करते हैं, इंटरनली नहीं करते हैं. दूसरी बात बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो +2 के अंदर, +2 कह रहा हूँ, सॉरी, फिजिक्स के अंदर भी आती है ना, और केमिस्ट्री में भी होती है. दोनों में कोई सिमिलैरिटी होती है? थोड़ी सी. ठीक है, केमिस्ट्री वाले केमिकल रिएक्शंस की थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे, फिजिक्स वाले मैकेनिकल वर्क की थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे. मैकेनिकल वर्क मतलब इंजन कैसे काम करता है, हीट इंजन से हम ही एक होता है भाप इंजन, होता है स्टीम इंजन, होता है डीजल इंजन, होता है, तो इनकी वर्किंग एफिशिएंसी ये सब ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा. केमिस्ट्री में ये नहीं आएगा. केमिस्ट्री में हम इंजन की स्टडी तो कम से कम नहीं करने वाले, है ना. केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर जो हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, अंदर हम उसको हीट देते हैं, इस तरह की चीजों को हम पढ़ेंगे. मतलब दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशंस कह सकते हैं 20 से 30% अप्रोक्सीमेट, ज्यादा से ज्यादा, है ना. 20 से 30% आपको सेम सा लगेगा, कुछ कुछ सेम चीजें लगेंगी. बट ये मत सोचना कि एक जगह कर लिया तो दूसरा हो गया. आपको दूसरे वाला भी अच्छे से डिटेल में करना ही पड़ेगा, फिजिक्स वाला पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. कॉमन टर्मिनोलॉजी. अब यही कॉमन टर्मिनोलॉजी है भाई. सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सराउंडिंग क्या होती है, और बाउंड्री क्या होती है. ठीक है, सिस्टम क्या होता है? जहां पर प्रोसेस की जा रही है, जहां पर रिएक्शन हो रही है, वो होता है सिस्टम. जहां पर रिएक्शन हो रही है, सिंपल, वो सिस्टम है. ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, जहां पर रिएक्शन हो रही है, आप ये सिंपल कह सकते हैं. यहाँ जहां पर ऑब्जर्वेशंस ली जा रही हैं, यहाँ पर जहां पर काम किया जा रहा है, उस जगह को, उस छोटे से एरिया को हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम. ठीक है, और दूसरा, बाकी का सारा जितना भी बचता है वो सराउंडिंग. मतलब यूनिवर्स का वो छोटा सा हिस्सा, यूनिवर्स का वो छोटा सा हिस्सा जहां पर काम किया जा रहा है, जहां पर रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट बोलोगे ज्यादा बेटर है, यूनिवर्स का वो छोटा सा हिस्सा जहां एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टम. ठीक है, और बाकी का यूनिवर्स का बचा हुआ हिस्सा जितना भी है उसको बोलते हैं सराउंडिंग. अब देखो, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हमारे ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. ठीक है ना, आप पर होने वाला, ना मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट. हम जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, हम पर तो नहीं होने वाला. वी आर नॉट इंक्लूडेड, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. हम पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं है. हम अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तब भी हम पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं है. जो किया जा रहा है वही है पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो यानी वही सिस्टम है. तो हम हमेशा सराउंडिंग में आएंगे. ये बात समझ में आ रही है? हम हमेशा सराउंडिंग में होंगे, मतलब हम अकेले सराउंडिंग नहीं है,
बट हम पार्ट ऑफ सराउंडिंग हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है सिर्फ छोटे से हिस्से को छोड़ के। अब मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक काम किया जा रहा है, तो टेस्ट ट्यूब क्या होगी? टेस्ट ट्यूब होगी सिस्टम। सराउंडिंग क्या हो गया? बाकी का सब कुछ जो टेस्ट ट्यूब को पकड़े हुए जो इंसान, वो भी सराउंडिंग है, सिस्टम नहीं है वो। सिस्टम सिर्फ टेस्ट ट्यूब है। अब क्या सिस्टम इससे बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टेस्ट ट्यूब से बड़ा चाय का कप ले लो, वो भी सिस्टम है। उससे बड़ा पूरा रूम सिस्टम हो सकता है, रूम के अंदर गैसेस भरी हुई हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उससे बड़ा रूम की जगह पूरा घर हो सकता है, ठीक है। पूरे घर के अंदर फैमिली के मेंबर्स हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो अलग अलग रूम्स में बैठे हैं, तो सब कुछ सिस्टम हो गया। फिर उससे बड़ा पूरी कॉलोनी हो सकती है। कॉलोनी के अंदर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, ठीक है, पूरी कॉलोनी उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। कोई बाहर की कॉलोनी नहीं आ रही, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पूरी कॉलोनी क्या हो गई? सिस्टम हो गई। फिर उसके बाद में कॉलोनी से बड़ा शहर, पूरे शहर में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ठीक है, पूरे शहर में वो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, तो सभी कॉलोनियों के अंदर वो प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम, वो शहर सिस्टम है। पूरे स्टेट में भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हो सकता है, पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर त्योहार हो सकते हैं, ठीक है। फिर ऑल ओवर द एक कंट्री का हो सकता है। इंडियन कल्चर अलग है, इंडियन त्योहार अलग है ना, दूसरे देशों के कल्चर और त्योहार अलग हैं, तो और उसके बाद में पूरी अर्थ भी एक सिस्टम हो सकती है, ठीक है। पूरी अर्थ एक सिस्टम है और बाकी का पूरा यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग है। अर्थ की जगह पूरा सोलर सिस्टम भी हो सकता है। हम बोलते हैं ना सोलर सिस्टम, यानी अर्थ के साथ साथ जितने भी अदर प्लेनेट है, 8 और 9 प्लेनेट प्लस सन, तो वो भी सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं, और बाकी का बचा हुआ सराउंडिंग हो सकता है। तो इस तरह से हम हमेशा ऑब्जर्वर का काम करते हैं। अगर मैं सिस्टम के अंदर भी हूं ना, तब भी मैं ऑब्जर्वर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा, वो तो पूरी चीजों पे ही चल रहा है। मैं भले ही उस सिस्टम के अंदर हूँ, तो इसलिए हम ऑब्जर्वर होते हैं। ऑब्जर्वर हमेशा सराउंडिंग में आता है, सिस्टम में नहीं आता। तो सिस्टम समझ में आ गया होगा सभी को क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द कंसिस्ट ऑफ द दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर रिएक्टिंग ए पार्ट ऑफ द रिएक्टिंग और ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इसको ये बोलेंगे पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है या थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ यूनिवर्स, आप सिंपली कह सकते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो सिस्टम है। सराउंडिंग क्या होगा? बाकी का सब कुछ बचा हुआ, एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। इसे हम यहां से ले लेते हैं, एवरीथिंग एल्स, हर चीज इन द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। ये लास्ट लाइन आप सिंपली याद कर सकते हैं, ये सराउंडिंग हो गया। यानी उस सिस्टम को छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग हो। सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? यस और नोट? प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। सिस्टम एंड सराउंडिंग, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, बोलिए बेटा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाउंड्री अलग कर रही है, वो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री मतलब सच में दिखाई दे रही है, इमेजिनरी हमने सोच लिया है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो चेयर के ऊपर बैठा है, ठीक है। एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई सामान रखा है, चलो ठीक है। इस सामान में एक्सपेरिमेंट चल रहा है और चेयर के अंदर भी चेयर भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसके चारों तरफ अगर मैं एक चौक से लाइन खींच दूं, एक चौक से लाइन खींच दी मैंने चारों तरफ चेयर के, तो ये पार्ट बन गया, ये हो गया सिस्टम, और ये इसकी बाउंड्री है सिस्टम की, है ना। ये इमेजिनरी बाउंड्री हमने मान लिया। क्या इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते? कर सकते हैं इस बाउंड्री को क्रॉस, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। एक और मेथड बताता हूँ, इसका अच्छा तरीका तो है सबसे बढ़िया, कि जैसे चाय का कप है आपके पास, ठीक है। चाय का कप है आपके पास में, जिसके अंदर चाय रखी हुई है, ठीक है। और ये जो चाय का कप है, अब इस कप के ऊपर यहां से भाप निकल रही है, ठीक है। तो ये भाप कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है, पानी के वेपर्स हैं ये सराउंडिंग में जा रहे हैं। तो सिस्टम की बाउंड्री क्या बनेगी? चाय के कप के अंदर जो चाय की पहली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको हम बोलेंगे सिस्टम की बाउंड्री, सबसे ऊपर वाली लेयर। और वो क्या है? वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी बाउंड्री। आप उसमें अपनी फिंगर डिप कर सकते हैं चाय में, है ना, आसानी से कर सकते हैं। तो यानी वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है। कप के चारों तरफ बाउंड्री नजर आती है सीधी सीधी, ठीक है, वो सॉलिड है, बट चाय के लिए तो बाउंड्री नजर नहीं आ रही।
तो वो इमेजिनरी बाउंड्री है, हम उसको इमेजिन करके चलते हैं, दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है। और रियल बाउंड्री क्या होगी, अगर कप के ऊपर प्लेट रख दूं तो अब आप चाय तक नहीं पहुंच सकते, और वो रियल बाउंड्री हो जाएगी। समझ में आ गया, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री? यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस। सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आप लोग बोल भी सकते हैं, स्पीकर ऑन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो बाउंड्री आपको समझ में आ गया, रियल या इमेजिनरी कोई भी हो सकती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, बस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, बस इतना सा। इट अलाउड अस टू कंट्रोल द कीप द ट्रैक मूवमेंट ऑफ द मैटर एंड एनर्जी, ये सब बकवास लाइन है, बस सीधा बाउंड्री। यूनिवर्स क्या हो गया भाई, एक तो होता है यूनिवर्स में सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, दोनों को जोड़ दो तो यूनिवर्स बन गया, इक्वल टू यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्योंकि सिस्टम भी यूनिवर्स का पार्ट है, सराउंडिंग भी यूनिवर्स का पार्ट है। जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो सिस्टम, बाकी का सब बचा हुआ सराउंडिंग, दोनों को जोड़ दो तो टोटल यूनिवर्स बन गया, है ना। सिस्टम बहुत छोटा होता है जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम के टाइप हैं भाई, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है, इन तीनों की डिस्कशन करेंगे। बहुत आसान है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुननी है, बहुत कॉमन है, बहुत आसान है, बट ध्यान से सुनिए और याद कीजिए और लिख कर भी देख लीजिए, अगर मैं किसी वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको नोट भी कर लीजिए, है ना, नोटबुक और पेन रखना, ताकि अभी याद हो जाए, और ये सारी थर्मोडायनिक्स में ये यूज होने वाले हैं सभी के सभी। ठीक है, लेट्स सी। ओपन सिस्टम देखिए क्या होता है, ये ओपन सिस्टम यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली दिखा रखा है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चाय पड़ी है और ऊपर से वो ओपन है। ठीक है, ऊपर से ओपन है तो यानी यहाँ पर क्या जा रहा है, चाय से भाप बाहर निकल सकती है ना, तो वाटर वेपर चाय में से बाहर निकल जाएंगे, तो यानी मैटर बाहर जा रहा है। ठीक है, मैटर, मैटर क्या होता है, यानी कोई चीज बाहर निकल रही है, पानी बाहर निकल रहा है तो मैटर बाहर निकल रहा है। हीट भी बाहर निकल रही है, साइडों से हीट भी बाहर निकल सकती है, कप है तो कप की वाल से भी हीट बाहर निकल सकती है। तो यानी हीट एंड मैटर जब दोनों चीजें बाहर निकल जाएं तो हम उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, जब हीट और मैटर दोनों निकल सके। क्लोज सिस्टम क्या होगा, ऊपर ढक्कन लगा दिया, लिड लगा दी, ठीक है, चाय के कप के ऊपर, तो क्लोज सिस्टम क्या होगा, हीट तो अब भी बाहर निकल सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी हीट कैन गो आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बट मैटर नहीं जा सकता। ठीक है, पानी के वेपर अब हवा में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन हीट जा सकती है बाहर। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। अब बात आती है तीसरा, आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर हीट नोर मैटर, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, यहाँ चारों तरफ से इंसुलेटिंग लेयर लगा दी है, जो ब्लैक लेयर दिखाई दे रही है, यानी ये इंसुलेटिंग लेयर है और यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। क्या ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें से कुछ भी बाहर ना जाए, किसी के पास कोई एग्जांपल है? थर्मस। थर्मस, बिल्कुल सही है, उसमें से हीट और मैटर दोनों बाहर नहीं निकलते, लेकिन थर्मस बोतल भी कंप्लीटली और परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्मस बोतल में से भी कुछ घंटे बाद में वो ठंडा हो जाता है, यानी हीट वहां से ही बाहर निकल जाती है, बट हम जेनुअनली कभी कभी कह देते हैं कि भाई देखो, हीट जो है वो थर्मस जो है वो हीट और मैटर दोनों में को बाहर नहीं निकलने देती है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हीट क्या है और ये थर्मस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है, सेपरेट। आइसोलेट का मीनिंग होता है सेपरेट, सेपरेट सिस्टम है, यानी इसमें से कुछ बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, ये याद रखना, सेपरेट। अब क्या कोई सच में आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि देखो भाई, जो आपकी थर्मस बोतल है वो रियल में आइसोलेटेड नहीं है ना, आइडियल आइसोलेटेड तो नहीं है, वो भी ठंडा हो जाता है, उसमें से भी हीट बाहर निकल जाती है, तो क्या कोई ऐसा आप एग्जांपल बता सकते हैं जो सच में आइसोलेटेड हो? इज दिस पॉसिबल? कुछ भी ऐसा बिल्कुल अलग, उसमें से हीट और मैटर बाहर निकल ही नहीं सकता, ऐसी कोई चीज बता सकते हैं, कोई एग्जांपल आपके माइंड में हो? है किसी के दिमाग में कुछ भी जो आपके मन में आता है, बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, हम लोग सीख रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि आप गलत आंसर देंगे तो मैं नाराज नहीं होने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अगर कुछ सोचोगे आपका माइंड खुलेगा, ठीक है, एबिलिटी टू आस्क, अगर आप पूछोगे नहीं तो आपका माइंड बंद ही रहेगा, है ना, एक चार दीवारी में, एक बाउंड्री के अंदर बंद रहेगा, उसको सोचने की एबिलिटी ग्रो करना बहुत जरूरी है। और सोचने की एबिलिटी ग्रो होती है प्रश्न पूछने से, क्वेश्चनिंग करने से, है ना।
क्वेश्चन कीजिए मुझसे जितने हो सके, जैसे हो सके, जो चल रहा है सिर्फ उसके क्वेश्चन। अब आप केमिस्ट्री मेरे से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को नहीं आते होंगे, है ना, तो साफ है वहाँ काम। तो फिर वो आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा भी करेंगे, है ना। केमिस्ट्री की ही पूछिए, जो लेसन चल रहा है उसी के बारे में पूछिए, हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। कुछ अलग चीज हो तो केमिस्ट्री की ही हो लेकिन टॉपिक से बाहर हो, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दिस, कुछ भी पूछिए डाउट क्लास में, तो केमिस्ट्री का कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लेसन का, है ना। तो क्या किसी के माइंड में आ रहा है, क्या सच में ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है? नो सर। इंसुलेटेड वेसल हो सकती है सर, इंसुलेटेड वेसल में से भी बेटा हीट बाहर निकल जाती है। देखो, अगर हम पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान ले तो हो सकता है कि नहीं? सोचो, वहां तक सोचा नहीं ना आप लोगों ने। पूरा यूनिवर्स ही सिस्टम हो, यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं तो बाहर जाएगा क्या उसके? कोई भी कहीं कहीं पर भी रहेगा, वो यूनिवर्स में ही रहेगा, है ना। तो मतलब यूनिवर्स को, अगर पूरा यूनिवर्स ही सिस्टम है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल अलग है वो। और वो सच में आइसोलेटेड है, उससे बाहर कुछ निकल नहीं सकता, हम ना हीट ना मैटर, दैट इज ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर तीनों डेफिनेशंस दे रखी हैं भाई। एक्सचेंज, देखो, एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, हीट कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, एक्सचेंज ऑफ इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ओनली एनर्जी, है ना, इज अलाउड। और यहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तीनों की डेफिनेशन आ गई, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड। ये डायग्राम से भी आप इजीली समझ सकते हैं, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड। ठीक है, आपके बुक्स में भी ऐसा कोई डायग्राम मिल जाएगा। अब आती है स्टेट ऑफ मैटर की, स्टेट्स ऑफ सिस्टम। जैसे स्टेट ऑफ मैटर होता है, क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? स्टेट वेरिएबल्स पढ़े थे ना, तो स्टेट ऑफ सिस्टम किन चीजों पर डिपेंड करती है? सेट ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और वो सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसका टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आपको ये पता हो तो स्टेट ऑफ सिस्टम किस चीज पर वेरी करेगी? स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की या सिस्टम की स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस ही हो सकती है ना। और वो वेरी किस पर करेगी? स्टेट वेरिएबल, हमने लास्ट लेसन में स्टेट वेरिएबल पढ़े थे, फिफ्थ लेसन में स्टेट ऑफ मैटर वाले में मैंने स्टेट वेरिएबल को बताया था, याद है ना। तो यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये स्टेट वेरिएबल है। इसका मतलब अगर इनमें बदलाव होगा तो मैटर की स्टेट बदल जाएगी। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी स्टेट बदल गई। किससे बदलेगी स्टेट? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज कर दीजिए तो उसकी स्टेट बदल जाएगी। वो सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है टेम्परेचर बढ़ा के, प्रेशर घटा के, है ना। और गैस भी बनाया जा सकता है। तो यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है उसकी स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो स्टेट ऑफ सिस्टम पता लग गया होगा। अब स्टेट फंक्शन होता है। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान से करना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ऊपर वाली डेफिनेशन के बहुत ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ तो ध्यान से समझिए भीगा, और ध्यान से इसको नोट भी कर लेना, वरना माइंड में से स्लिप हो जाएगा। स्टेट फंक्शन क्या होता है? वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वैल्यू जो है वो सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगी। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब, अब ये याद रखना, स्टेट ऑफ सिस्टम वही है सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर लास्ट, ये कह सकते हैं लास्ट स्टेट। ठीक है, लास्ट स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम इसको नहीं लिखेंगे, मतलब उसकी स्टेट ऑफ सिस्टम वो अभी कहाँ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस तो नहीं यूज करेंगे ना। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी के लिए समझते हैं इसको, क्या कैसे। मान लीजिए आपके पास में एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर ऊपर छत के ऊपर यहाँ आपके पास में 10 kg, 10 kg का एक वेट है, और आपको उसे यहाँ पर रखना है, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ रख दिया आपने, तो मैंने आपको कहा कि इसे यहाँ रखिए। आप फ्री हो, ठीक है, हेलीकॉप्टर यूज करिए, क्रेन यूज करिए, एस्केलेटर यूज करिए, ठीक है। और क्या कुछ होता है, स्टेयर यूज कीजिए, लकड़ी वाली स्टेयर यूज कीजिए, ठीक है, या फिर जो घरों में स्टेयर्स होती, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी। लेकिन आपको इसे उठा के, हाथों से उठा के लेके जाइए, मशीन से उठा के लेके जाइए, जो आपकी इमेजिनेशन करे वो। यहाँ उठाने के बाद, यहाँ रखने के बाद, अब आप जानते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आपने इसको मशीन से उठा के रखा था तो क्या पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी चीज की पोजीशन के ऊपर जो एनर्जी होती है। भी मैं अब इस 10 किलो वाले को नीचे गिराता हूँ, तो नीचे गिराने पर मुझे हमेशा उतनी एनर्जी मिलेगी, भले ही आपने कितनी भी लगाई हो। आप मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबकी बराबर है।
15 बच्चे आए या 20 बच्चे आए, उन्होंने सबने अलग अलग तरीके से इसको ऊपर रखा, फिर नीचे फेंका। नीचे फेंकने पर सबकी एनर्जी मुझे बराबर मिल रही है, बट ऊपर रखने के लिए कोई हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है, कोई प्लेन यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई मशीन यूज कर रहा है, कोई क्रेन यूज कर रहा है ना, कोई जेसीबी मशीन यूज कर रहा है ना, कोई सीढ़ियों से चढ़ के जा रहा है। समझ रहे हो बात? लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर रहती है, नहीं फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है? हाइट ऑफ द रूम या हाइट ऑफ द फ्लोर, जो छत है उसका हाइट कितना है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बराबर डिपेंड करेगी, इस पर नहीं कि उसको उस हाइट तक पहुंचाया कैसे गया है। समझ में आ गया है सभी को? यस और नोट? तो ये स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगी कि वो रखा कहाँ गया है, कैसे रखा गया है, या नहीं, कहाँ, वेयर इट इज, दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सबको समझ में आया? स्टेट यस। फंक्शन क्या होता है ना, वेयर इट इज दैट्स मैटर। ठीक है, सारी चीजें स्टेट ऑफ फंक्शन होती हैं, दो चार को छोड़ के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी दो चार चीजें पाथ फंक्शन होती है। जैसे नीचे पाथ फंक्शन में आप देख रहे होगे एग्जांपल, हीट और वर्क को छोड़ के लगभग सभी चीजें, कुछ और हैं एक दो, हीट और वर्क को छोड़कर लगभग सभी चीजें पाथ फंक्शन है। क्लियर है? अब पाथ फंक्शन क्या होता है? पहुंचाया कैसे गया, इस बात पर डिपेंड करे। ठीक है, इस बात पर के नहीं कि पहुंचा कैसे, पहुंचाया कैसे गया। ठीक है, मान लीजिए एक बहुत मतलब इकोनॉमिकली बहुत पुअर पेरेंट्स हैं, उनके पास में पैसे नहीं है अपने बच्चे के लिए, पढ़ाने के लिए भी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को फिर भी पढ़ाते हैं, दिन रात मेहनत करके एक स्कूल, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, उसको अच्छे स्कूल से पढ़वाते हैं, फिर कोई कोचिंग वोचिंग का जुगाड़ करते हैं, किसी को किसी से हेल्प वेल्प ले के, ठीक है, और उसके बाद में वो बच्चा बड़ा होकर बढ़िया आईएएस वगैरह या कुछ ऐसा बन जाता है, अच्छा ऑफिसर, या फिर अच्छी जॉब ले लेता है, और वो सारी गरीबी घर की दूर कर देता है। ठीक है, ओके। अब एक दूसरा बच्चा लेते हैं, जो घर से फुल लोन पैसे वाला, फुल लोन, बढ़िया कोचिंग, बढ़िया वो सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, और वो भी उसी दूसरे जो पुअर स्टूडेंट था उसी के बराबर जॉब ले रहा है, दोनों बराबर की जॉब कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि बराबर की जॉब जरूर है, लेकिन स्ट्रगल किसने ज्यादा किया? पुअर स्टूडेंट का स्ट्रगल ज्यादा था, शायद उसको टाइम पर किताबें ना मिली हो, टाइम पर उसको कोचिंग्स ना मिले हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी मेहनत ज्यादा की। तो ये जो रास्ता है ना, पाथ फॉलोड बाय द डिफरेंट स्टूडेंट्स, जो दोनों स्टूडेंट थे उन्होंने पाथ, एक का पाथ बहुत छोटा था, उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसे सब कुछ टाइम से मिल रहा था, पैसा, लैपटॉप, है ना, सब कुछ टाइम से मिल रहा था। एक का पाथ लंबा था, उसने बहुत जोर लगा के कम किताबों में, कम सब कुछ कम होते हुए भी, फैसिलिटी कम होते हुए भी वहां तक पहुंचा वो। उसके बाद दोनों का पाथ बराबर हो जाएगा, अभी दोनों बराबर कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पर उसके पास में वो एबिलिटीज नहीं थी, वो फैसिलिटीज नहीं थी। तो इसका मतलब पाथ बड़ा किसका था? पुअर स्टूडेंट का। क्लियर है ना? ऐसे ही जब हम बात करते हैं हीट की और वर्क डन की, वर्क डन मतलब काम किसने ज्यादा किया, दोनों स्टूडेंट में से कौन सा काम ज्यादा कर रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए काम किसने ज्यादा किया? पुअर स्टूडेंट ने। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि अब मैं अगर पूछूं आपसे कि काम किसका ज्यादा है, तो काम तो बराबर नहीं है दोनों का। क्लियर है? तो काम, मैंने पूछी आपसे, वर्कडन लिया कि वर्कडन बताओ किसने ज्यादा किया, मेहनत बताओ किसने ज्यादा किया, हार्ड वर्क बताओ किसने ज्यादा किया। मैं बात ही हार्ड वर्क के बारे में कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कहाँ बैठा है, दोनों बराबर पे ले रहे हैं, दोनों स्टूडेंट। मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, उसकी लास्ट फाइनल पोजीशन के बारे में नहीं बात कर रहा, यानी उसकी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा कि वो अभी कहाँ है। मैं पूछ रहा हूँ लाइफ स्पैन में, पूरी जिंदगी में ज्यादा मेहनत किसने की है अभी तक, टिल नाउ? तो आपका सीधा आंसर होगा, अब मेहनत के बारे में पूछ रहा हूँ तो मेहनत तो आप रास्ता देख के बताओगे ना कि किसका रास्ता लंबा था, उसने मेहनत ज्यादा की है ना? पुअर स्टूडेंट का रास्ता लंबा था, और जो ज्यादा पैसे वाला स्टूडेंट था उसका रास्ता छोटा था। सिंपल। तो अगर मैं रास्ता पूछ रहा हूँ तो रास्ता क्या है? वर्क, काम, काम करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क, वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। तो हार्ड वर्क किसने ज्यादा किया? तो मैंने पूछा ही आपसे हार्ड वर्क है, मैं फाइनल स्टेज तो पूछ ही नहीं रहा कि फाइनल स्टेज पे कौन है, दोनों बराबर बैठे हैं। तो हार्ड वर्क किसने ज्यादा किया, यानी कि वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करता है, जिसका पाथ बड़ा होगा उसका वर्क बड़ा होगा, जिसका पाथ छोटा होगा रास्ता, उसका वर्क भी छोटा होगा। ये बात क्लियर है? अब वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, आपको पता है ना, वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। ठीक है, तो एनर्जी, हीट, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, तो हीट भी पाथ फंक्शन है। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ये दोनों पाथ पर डिपेंड करते हैं। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपको हीट के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको आलू जो है
उसको उबालना है। तो आलू को उबालने में मान के चलिए एक स्टूडेंट आता है, वो पतीले में रखता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखो एक स्टूडेंट आया, पतीले के अंदर रखा उसको, ठीक है, नीचे गैस लगा दी, पानी भर दिया पतीले में और नीचे गैस लगा दी, ठीक है, ये पानी भर दिया, नीचे गैस लगा दी और आलू इसमें उबल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा स्टूडेंट आता है, वो कुकर यूज करता है। एक तीसरा स्टूडेंट आता है, वो इंडक्शन चूल्हा यूज करता है। चौथा स्टूडेंट आता है, वो क्या यूज करेगा भाई, वो चूल्हे में डाल देगा, है ना, लकड़ी वाला चूल्हा आपने देखा होगा ना, उसके अंदर डाल देगा। एक और स्टूडेंट आता है, वो कोयले वाले चूल्हे में डाल देगा, कोयले वाली भट्टी में। इस तरह से सभी लोग आलू को उबाल लेते हैं, पका लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसी की एनर्जी कम लग रही है, किसी की ज्यादा, क्योंकि पाथ अलग अलग है। सबने दी तो हीट ना, किसी ने हीट ज्यादा दी, किसी ने हीट कम दी, पाथ सबका अलग अलग है, इसीलिए हीट भी पाथ फंक्शन है, जबकि आलू सबके सेम पके हैं। क्लियर है ये बात? यस और नोट? हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन? जस्ट टेल मी गाइस। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है, बहुत ध्यान से करना। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ओनली ऑन द फाइनल स्टेट। तो यहाँ ना मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, फाइनल, ये इस जगह पर ऑन द फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, और पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। और ये क्या है, डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड करेगा, बाय विद द सिस्टम अचीव्ड बाय पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो हीट एंड वर्क याद रख लेना, हीट एंड वर्क दोनों ही पाथ फंक्शन है, ये याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। इतना बड़ा एग्जांपल देके इसके ऊपर अगर 10-15 मिनट हम लगा रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू लर्न दिस। आगे बढ़ते हैं। यही चीज इन्होंने यहाँ दिखा रखी है भाई, देखो ये था P1, ये था P2, यहाँ पर ये P1 P2 ऐसे दिखा रखा है, V1 V2 ये ऐसे दिखा रखा है ना, तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो वो कह रहा है कि ये P1 से ये यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, पाथ R से, ज्यादा बड़ा पाथ है, कर्व है ना, कर्व से पहुंचा। दूसरा पाथ P से ये ऐसे पहुंच सकता था, इधर से नीचे की तरफ से गया। और पाथ क्यों, डायरेक्ट सीधा भी जा सकता था, घूम फिर के ना जाए, ठीक है। तो तीनों ही पाथ अलग अलग हैं। ये ऐसे भी जा सकता था, यूं करके इधर इधर डिजाइन बना के ऐसे से, यहाँ घूमता रहता और उसके बाद में फिर यहाँ पहुंच जाता कि ले भाई मैं आ गया, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम तो इसको लगता है, मैंने जो बनाया। तो कोई इंसान कैसे भी किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है, फाइनल पोजीशन पे पहुंचने पर उसकी एनर्जी कम लगी या ज्यादा लगी, ठीक है, यानी ऑब्वियस है वो पाथ फंक्शन होगा, स्टेट नहीं, ठीक है। फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में सबकी अलग अलग एनर्जी लगती है। तो हीट एंड जो अ, ये है जो हीट है और जो वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझते ही समझ में आएगी, कोई खास बात नहीं है इसमें। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अंदरूनी, इंटेंसिव का मतलब अंदरूनी, एक्सटेंसिव मतलब बाहरी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, अमाउंट, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। जो लाइन लिख रहा हूँ ना, उल्टा लिख दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, डोंट डिपेंड, सॉरी, डोंट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर जो डिपेंड ना करें। आपने मान लीजिए, आपने क्या बोलते हैं उसको, 1 किलो कुछ भी लिया, 1 किलो फ्रूट ले लिया, 1 kg, ठीक है। उन फ्रूट्स का टेम्परेचर कितना होगा, जो उस टाइम पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, एनवायरनमेंट में रखे हो, आपने उनको फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज के अंदर सभी को बराबर ठंड मिल रही है। अब आप उन फ्रूट्स में से एक फ्रूट को निकाल लाते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लिया, किसी को भी निकालिए, सबका टेम्परेचर बराबर रहेगा ना। तो वो टेम्परेचर जो है वो आप कह सकते हैं इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से अब समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट विल बी बेटर। आपके पास में एक रूम है, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने रूम का आधा कर दिया, बीच में सेपरेशन लगा दिया, रूम हो गया आधा। अभी टेम्परेचर 12.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, यस और नो, टेल मी गाइज। रूम आधा कर दिया आपने तो टेम्परेचर आधा होना चाहिए कि नहीं, रूम का टेम्परेचर, नहीं होगा, समझ गए या नहीं। अमाउंट क्या था, रूम में जो गैस भरी थी उसका अमाउंट तो आधा हो गया कि नहीं हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया कि नहीं हो गया, गैस का वॉल्यूम तो आधा हो गया, बट टेम्परेचर आधा नहीं हुआ। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव, अंदरूनी गुण है, वो मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर है, हर मोलिक्यूल का सेम रहेगा। और क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक्सटर्नल गुण है, वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट आधा कर देंगे तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, है ना।
अमाउंट पर जो डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, जो वो अमाउंट पर डिपेंड ना करे इंटेंसिव। सिंपल। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सच एज मास एंड वॉल्यूम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डिपेंड ऑन द अमाउंट, अमाउंट पर जो डिपेंड करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बस इतना ही है। अब देखिए एग्जांपल है टेम्परेचर। हमने रूम का टेम्परेचर किया ना, टेम्परेचर डेफिनेटली इंटेंसिव है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, आप आधा किलो पानी लीजिए, एक दूसरा स्टूडेंट 1000 किलो पानी ले रहा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, 100 डिग्री पर उबलेंगे। सिंपल है ना। नेक्स्ट देखिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? जैसे आपने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर कह देते हैं। आपने 100 ग्राम में 100 ग्राम चीनी डाली 1 लीटर पानी में, ठीक है, ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर। अब उस 1 लीटर पानी का अमाउंट आपने आधा कर दिया। चीनी हले भले ही आधी हो जाएगी, लेकिन मिठास बराबर रहेगी कि नहीं? आपने एक गिलास पानी भर के पी लिया मीठा पानी, तो मिठास तो बराबर रहेगी, यानी चीनी हर जगह बराबर घुली हुई है, उसका जो रेशो है पूरे पानी में 1 लीटर में हर जगह बराबर है। दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है रेशो, कि कितने में कितना, वो हमेशा बराबर सेपरेटेड होता है। टोटल में कितना है, तो अगर उसको हाफ कर देंगे तो हाफ में वो हाफ हो जाएगा, 1/4 कर देंगे 1/4 में वो 1/4 रह जाएगा, यानी रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो यानी मिठास कभी जाएगी नहीं, तो कंसंट्रेशन भी क्या है? इंटेंसिव है। नेक्स्ट है लस्टर। सोने की चमक या हीरे की चमक, है ना। सोना छोटा है तो क्या वो चमकेगा नहीं? क्या उसकी चमक आधी हो जाएगी, लाइट आधी हो जाएगी? उस वो जो पर यूनिट एरिया जितनी चमक आपको दे रहा है, 1 सेंटीमीटर में जितनी आपको लाइट मिल रही है उसकी चमक की वजह से, 2 सेंटीमीटर में वो लाइट डबल हो जाती है। बट 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर की लाइट तो उतनी होती है ना, वो हमेशा बराबर रहेगी, है ना। तो उसकी चमक भी बराबर रहेगी। दैट इज ऑल्सो इंटेंसिव। एक्सटेंसिव देखिए अब जरा, वेट। वेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, अगर आप बंदे का अमाउंट घटा देंगे, मास घटा देंगे, आदमी का नहीं लेते, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम इंसान का नहीं, सोचो आपके पास में गेहूं है, 100 किलो गेहूं है, आपने उसका अमाउंट घटा दिया गेहूं का, क्या होगा? वेट घट जाएगा। सीधी सी बात, अमाउंट घटाएंगे वेट घट गया। लेंथ, लंबाई को घटा रहे हैं तो लंबाई घटेगी ना, लंबाई को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में वॉल्यूम। वॉल्यूम का एग्जांपल दे चुका हूँ, रूम के अंदर पार्टीशन कर दीजिए, वॉल्यूम घट जाएगा। टेम्परेचर नहीं घटेगा बट वॉल्यूम घट जाएगा। आगे क्या है? एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या चीज होती है? मतलब आप इसको कह सकते हैं घूमने की आजादी, इधर उधर घूमने की आजादी, रैंडमनेस। ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इधर उधर घूम सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही घूम सकते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल तो घूम ही नहीं सकते, वो बेचारे एक ही जगह पर रुक के वाइब्रेट करते रहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास लगाई थी, पहली क्लास, है ना। तो यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल चलते रहते हैं, लेकिन वो लिक्विड से बाहर नहीं जाएंगे। और गैस के मॉलिक्यूल तो चलते रहते हैं और वो बस सीधा चलते ही रहेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस, आजादी किसे है घूमने की, बताइए जरा। सबसे ज्यादा आजादी किसे है घूमने की? गैस को। गैस को, है ना। तो सबसे ज्यादा आजादी है गैस को, तो रैंडमनेस सबसे ज्यादा गैस को है। ठीक है। तो रैंडमनेस, अब मान के चलिए, अब ये रैंडमनेस भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप इसका अमाउंट आधा कर देंगे, एक तो 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कोई किधर घूम रहा है कोई किधर, सारों का टोटल पाथ काउंट करो कितना घूम लिए, ये कितने किलोमीटर बहुत हो जाएगा। अब मैंने 100 मॉलिक्यूल में से 99 हटा लिए, एक मॉलिक्यूल ले लिया, और एक मॉलिक्यूल की रैंडमनेस कब हो जाएगी ना, उसने जो एरिया घूमा फिरा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक बेचारा कहाँ तक जाएगा, 100 मॉलिक्यूल तो 100 गुना हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि रैंडमनेस भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पर डिपेंड करती है। इसको हम बहुत डिटेल में लेंगे। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, रैंडमनेस या एंट्रोपी, सिंबल है एस। ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं भी, कम से कम तीनों दोनों के तीन तीन एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। प्रेशर इंटेंसिव है, प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है। सेम एज इज मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो ये इन तीनों में से चॉइस इज योर्स। कुछ नाम आपको नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं है,
हम ये सारे नाम पढ़ने वाले हैं, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, जो नहीं आते छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब ये आएंगे तब भी बताएंगे कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, तब हम आपस में इसका डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इनमें से कम 3 एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद जरूर करोगे, ठीक है। नोट द 3 एंड चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं भाई? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो वो इंटरकन्वर्जन जिन प्रोसेस में हो रहा है, उन प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन देखिए, और उन प्रोसेस में अगर इंटरकन्वर्जन हो रहा है तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। प्रोसेस इन विच द सिस्टम कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आप सिंपल कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो है जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को दिखा रही हैं, जिन प्रोसेसेस में वो शो होता है। स्पीड एक्सटेंसिव है। स्पीड अमाउंट पर डिपेंड करती है। पहले तो ये डिस्कस करते हैं, भानु बेटा, भानु प्रताप सिंह, स्पीड अमाउंट पर डिपेंड करती है या नहीं करती? दो तीन मेथड हैं इसके, दो तीन तरीके हैं, दोनों तीनों से डिस्कस करता हूं। देखिए, मान लीजिए एक बस है, ठीक है, बस नहीं ट्रक लेते हैं, है ना। एक ट्रक है आपके पास, ट्रक के अंदर आपने ओवरलोड भर रखा है, उसको ओवरलोड समझ रहे हो ना, जरूरत से ज्यादा वजन कर रखा है। उसको 100 की स्पीड पे नहीं चला सकते, पता है ना, कंट्रोल ही नहीं होगा वो, और पहली बात 100 की स्पीड तक भागेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया भानु बेटा? समझ में आ रहा है? अब उसी ट्रक का हम वजन जीरो कर देते हैं, उसकी बॉडी होती है ना, वो बॉडी होती है जो ट्रक की, वो भी हटा देते हैं, उसका बॉडी का वजन भी खत्म, ठीक है। उसके टायर पीछे जो पावर टायर है और वो जो इंजन है सिर्फ उसको छोड़ते हैं, और उसको अब भगाते हैं। अब वो ज्यादा भागेगा ना, समझ गए? तो यानी कि अमाउंट पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड कर रहा है ना। तो स्पीड यहाँ पर मास पे डिपेंड कर रही है। बट अगर हम बात करते हैं फोटोन की, या यूनिवर्स में जो चीजें ना बिग बैंग के बाद से वो चल रही है ना, वो मास पे डिपेंड नहीं, उनकी स्पीड मास पे डिपेंड नहीं है। मास कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, तब भी वो उतनी स्पीड से एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, किसी सेंटर से दूर जा रही है। तो स्पेस के अंदर स्पीड मास पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है। हालांकि स्पीड बढ़ाने या घटाने में मास के ऊपर डिपेंड करेगी। स्पीड बढ़ाओगे या घटाओगे तो मास पे डिपेंड करेगी। बट अगर पर्टिकुलर स्पीड चल रही है, ठीक है, और आपने उसको बीच में से काट दिया, उसको आधा कर दिया, तो वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। बट अगर स्पीड बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो मास पे डिपेंड कर जाएगी। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें बदलती हैं। तो हम इसको स्पीड को नहीं कह सकते कि ये एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, क्योंकि स्पीड जो है वो अलग ही मैटर हो गया फिर, है ना। स्पीड इज नथिंग, स्पीड का कोई अमाउंट होता ही नहीं है ना। तो फिर भी हम कह सकते हैं कुछ जगह पर ये है, कुछ जगह पर नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें हैं इसमें, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि इसको क्या कहें। आगे बढ़ते हैं बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब प्रोसेस समझ में आ गया, थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी का इंटरकन्वर्जन जिन प्रोसेस में होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है। तो देखिए, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्म जहां पर भी आएगा हीट, हीट सेम रहे, डीटी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बस ये याद रखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये डी जो होता है वो डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है थोड़ा सा चेंज, इतना छोटा, बहुत ही छोटा चेंज। अब ये कह रहा बहुत ही छोटा टेम्परेचर में चेंज वो भी नहीं आया, यानी टेम्परेचर बदला ही नहीं, छोटा सा चेंज भी टेम्परेचर में नहीं हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस सारी कंप्लीट होगी लेकिन प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं बदला, dt जीरो, ठीक है। ओके बेटा, तो dt आ गया जीरो, ये समझ में आ गया ना सबको? यानी कि थोड़ा सा भी चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बिल्कुल भी चेंज जीरो है। ज्यादा या कम, हमने सबसे कम चेंज किया तब भी वो जीरो है, ठीक है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वो आइसोथर्मल तो ठीक ठाक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक में क्या होता है? ये आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, पहली बात तो ये याद रख लेना, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल सेपरेट सिस्टम ना, सेपरेट सिस्टम। पहली बात तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। तो सेपरेट सिस्टम है तो हीट, सेपरेट सिस्टम में हमने क्या किया था, ना तो हीट जैसे थर्मस बॉटल है ना, ना तो हीट बाहर जाएगी, ना मैटर बाहर जाएगा, और ना ही अंदर आएगा। दोनों चीजें होती हैं भाई, ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके, ठीक है। यूं नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर जाना, अंदर भी।
याद रख लेना इसको। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो इसका मतलब इसमें हीट बाहर नहीं जा सकती, मैटर भी बाहर नहीं जा सकता, बट इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या, इसमें सिस्टम के ऊपर काम किया जा सकता है, या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर सकता है। सराउंडिंग हमेशा हम होते हैं, ये मैंने आपको कंफर्म किया था, अभी भी याद रखिएगा कि सराउंडिंग हम ही है। ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं इसको। ठीक है, एडियाबैटिक, तो ये पिस्टन लगा हुआ है, अंदर से ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है कि मैंने इसके चारों तरफ मोटी लेयर चढ़ा दी, इसमें से हीट पास नहीं होगी, ये याद रख लेना। ये पिस्टन भी पूरा मोटा है, ठीक है, पिस्टन को भी मैंने मोटा बना दिया ताकि हीट पास ना हो। ठीक है, अब देखिए अंदर भरी हुई है गैस। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं गैस के ऊपर प्रेशर डाल सकता हूं। अगर मैंने गैस पे प्रेशर डाल दिया तो क्या होगा, वर्क डन होगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं सराउंडिंग हूँ, मैं पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग हूँ, तो मैं इस पर वर्क डन कर सकता हूँ। और अगर मैं इस पर वर्क डन कर सकता हूँ तो डेफिनेटली क्या होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम पर काम किया जा सके। वर्क कैन बी डन ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क कैन बी डन ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो यहां मैं इसको थोड़ा ऐड कर देता हूं, वर्क कैन बी डन ऑन। ठीक है, तो ये जो लिखा है वर्क कैन बी डन ऑन आइसोलेटेड और सेपरेट सिस्टम। ठीक है, वर्क कैन बी डन कहिए या वर्क वर्क कैन बी डन, और आप ये कह सकते हैं वर्क कैन डन बी डन बाय द सिस्टम, कैन बी डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, दोनों, ऑन और बाय, इसमें ये भी नो ऐड करना चाहिए मुझे, है ना। चलो मैं इसको डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, समझ में आ गई डेफिनेशन सभी को। इसको नोट और कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स में वो ऐड हो जाए, है ना। डेफिनेशन, वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। वर्क कैन बी डन on the system or by the system। ये होता है भाई, वर्क किया जा सकता है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, सिंपली ये वाली यही है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को ना। यस और नॉट प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, एडियाबैटिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, और उस वर्क डन को बोलेंगे, अगर काम कर रहे हैं ना, सिस्टम भी हमारे ऊपर काम कर सकता है और हम भी सिस्टम पे काम कर सकते हैं, वाइस वर्सा है, तो वो होगा एडियाबैटिक वर्क डन। अब आगे देखिए, इन्होंने चारों को इकट्ठा दिखा रखा है, दो और प्रोसेस हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम होता है, ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, कोर का मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, सिंपल। आइसोबारिक प्रोसेस, बार में प्रेशर को मेजर करते हैं, आइसो मतलब सेम, ठीक है, बार मतलब प्रेशर, तो जिसका प्रेशर ना बदले, डीपी, डीपी इक्वल टू जीरो, चेंज इन डीपी जीरो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। और याद रखना, एटमॉस्फेयर यहाँ जो लिख रखा है, ओपन टू एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज आइसोबारिक, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा वन ही रहता है। तो अगर कोई चीज खुले में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, और वो हमेशा वन रहेगा, मतलब वो बदलेगा नहीं। तो खुले में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमेशा आइसोकोरिक होते हैं, आइसोबारिक होते हैं, क्योंकि वो हमेशा वन एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर होते हैं, सिंपल इट इज। ठीक है, अब देखिए ये चारों चीजें दिखा रही हैं। आइसोबारिक क्या होता है, प्रेशर सेम है, तो लिड खुली है, ढक्कन खुला है, तो प्रेशर वन एटमॉस्फेयर रहेगा हमेशा, दैट इज ऑल। ठीक है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, तो देखो ढक्कन बंद है, ढक्कन बंद है कुकर का, तो मतलब वॉल्यूम सेम है। ठीक है, वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, तो आइसोकोरिक हो गई। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में आपको बता चुका हूं अभी कि क्या होता है, वर्क डन, वर्क कैन बी डन, हीट और मैटर दोनों पास नहीं हो सकते, लेकिन वर्क किया जा सकता है, पिस्टन दिखा रखा है। आइसोथर्मल, टेम्परेचर सेम रहे,
है ना, ये मोमबत्तियां दिखा रखी नीचे, वैसे ही शो नहीं करनी चाहिए। टेम्परेचर सेम कैसे कर सकते हैं भाई, ऊपर थर्मामीटर भी है, मान लो कि ऊपर नीचे से गर्म हो रहा है ऊपर से ठंडा हो रहा है, तो कुल मिला के टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, नथिंग स्पेशल इन इट। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था एडियाबैटिक वर्क डन। ठीक है, इसकी प्रोसेस आपको ध्यान से करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब एक साइक्लिक प्रोसेस है, बहुत आसान डेफिनेशन है साइक्लिक प्रोसेस की। ठीक है, देखिए क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस, सिंपल बताएंगे। एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल के अंदर ये था ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, एक आदमी ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से वापस ए पर आ गया, तो फाइनल फाइनल उसकी स्टेट क्या है, वो वापस ए पर आ जाता है, इनिशियल स्टेज पर आ जाता है। तो जहां से शुरू किया वहीं पर कोई प्रोसेस वापस आ जाए उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो यहाँ नीचे दिखा भी रखा है, देखो ये 1 था, 1 से स्टार्ट किया किसी ने, है ना, 2 तक पहुंचा, वापस फिर 1 पर आ गया। ठीक है, तो घूम फिर के वापस 1 पर आ गया, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। और इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम होती है। तो देखो क्या चेंज इन हीट, ये आप एंथैल्पी है वैसे ये, ठीक है, मैं इसको अभी हीट ही बोलूंगा और आपको हीट ही अभी से समझना है। ठीक है, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंथैल्पी और हीट में क्या डिफरेंस होता है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, डेल्टा एच, एंथैल्पी जो है वो 0 होगा। क्या कोई रिएक्शन थी, रिएक्टेंट रिएक्ट करे, प्रोडक्ट बने, फिर वापस रिएक्टेंट बन गए, सेम रिएक्टेंट सेम अमाउंट में बने, तो उनकी एंथैल्पी तो चेंज नहीं होने वाली, उनकी हीट तो चेंज नहीं होने वाली, हीट सेम रहेगी, है ना। और क्योंकि साइक्लिक है, उसी कंडीशन में आगे जो पहले थे। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी तो चेंज नहीं होगी ना, कंडीशन सारी वही है, तो इंटरनल एनर्जी और हीट कैसे चेंज हो सकती है, तो ये दोनों चेंज, इनका डेल्टा का मतलब चेंज है, ट्रायंगल का मतलब चेंज है, तो इनका दोनों का टोटल चेंज क्या है, 0 है। ये बात सबको क्लियर है, साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ गया, बहुत आसान सी प्रोसेस है, इसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ही रखेंगे इसको। सर एंथैल्पी क्या होता है? सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो? एंथैल्पी क्या? एंथैल्पी, ओके, एंथैल्पी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल में आएगा ये। ठीक है, इसका पूरा मतलब एक वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक आएगा एंथैल्पी का, अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। डेल्टा एच इज एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी 0। अभी आप इसको एंथैल्पी को हीट समझ सकते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा, तो ये हीट ही है आपके लिए, फिलहाल आप इसे हीट समझ सकते हैं। तो हीट चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने बोला 5 इनिशियल और फाइनल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके डिफरेंसेस भी पेपर में आते हैं। ठीक है, ध्यान से करना, सारे पॉइंट एक जैसे हैं, सिर्फ कुछ चीजें फर्क हैं। पहला पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस हम उसको मानते हैं, आप जरा सोच के देखो, ठीक है, ध्यान से। आप कहेंगे रिवर्स, अगर कोई चीज वापस बी से ए में आ जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, कोई ए से बी बना और बी से वापस ए बन गया, वो साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है। तो रिवर्सिबल कौन सा हो सकता है? इसके ऊपर जितने हो सकते हैं उतने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट मेरे से पूछ सकते हैं, माइंड को खुला रखिए, बिल्कुल आजाद रखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए क्या होता है रिवर्सिबल का मतलब क्या है, आप पौड़ी पर चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेयर बना देता हूँ, देखिए, ठीक है, इस तरह से आप स्टेयर्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, आप सबसे ऊपर चले गए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि आप ऊपर चले गए। ठीक है, अब मैं कहूं कि वापस आना, आप कहोगे वापस नीचे आ जाऊंगा मैं तो, रिवर्सिबल हो गया ये तो, मैंने तो रिवर्स कर दिया सब कुछ। मैं कहूं कि जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है, उल्टे मुंह से, सीधे मुंह से ऊपर चढ़े थे ना, उल्टे मुंह से वापस आना है, आप कहोगे ये भी मैं कर लूंगा। फिर मैं कहूं कि वहीं पैर रखना है जहां रखा था। ठीक है, आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं निशान बना लूंगा पैरों के और मैं वहीं रखूंगा जहां रखा था उल्टे आते टाइम, ये भी कर लिया। अब मैं कहूं कि जब आपका पैर हवा में था ना, तो हवा में जैसे इधर उधर हल्का फुल्का हिल रहा था, वापिस आते टाइम भी वहीं पर और वैसे ही हिलना डुलना और वापिस आना चाहिए। आप कहोगे चलो ये भी पॉसिबल है, थोड़ा ध्यान से कर लेंगे, बहुत ध्यान से पैर एकदम सीधा उठाएंगे और सीधा ही वापस ले आएंगे, ये भी कर लोगे, कर सकते हो यहां तक सभी? रिवर्सिबल प्रोसेस समझा रहा हूं, हाँ और ना, बोलो बेटा, कर सकते हो ना, ठीक ये है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको कहूं कि जो मॉलिक्यूल हवा के आपके पैर के साथ में टच थे,
और वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या जिस रिपल्शन से या जिस कोलिजन से आपके पैर के साथ कोलाइड होंगे वो, और जिस कोलिजन से टकराए और जिस डायरेक्शन में गए, वही मॉलिक्यूल वापस वही प्रोसेस रिवर्स करें। अब बताओ पॉसिबल है क्या? बोलिए, पॉसिबल है ये? नो सर। नहीं है ना पॉसिबल? या पॉसिबल नहीं है? नहीं है ना, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो मॉलिक्यूल वैसे ही आए और जैसे आए थे जैसे टकराए थे वैसे ही वो वापस बैक जाएं। इम्पॉसिबल काम है, वो मॉलिक्यूल पता नहीं कहाँ गए, कोई और ही मॉलिक्यूल टकराएंगे अब। यही वजह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। नियरली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल होती है, यानी सब कुछ उतना ही बैक चाहिए, उतनी वाइब्रेशन के साथ उतना ही सब कुछ। और ये तो मैंने ये बोल दिया कि चलो आप पैर उतना ही वापस नीचे रख लोगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम जब हाथ हटा उठाते हैं ना, मैंने यहाँ रखा हुआ हाथ, अगर मैं वापस नीचे करके वापस यहाँ लेके आऊं ना, तो वो जो वाइब्रेशंस हुए ना, जहां से मैं टिका था और ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट हुआ था, वो सेम वाइब्रेशन हर बार उतने नहीं होते हैं मेरे हाथ में जब मैं वो नीचे से ऊपर ला रहा था। हर बार बदल जाते हैं। हर चेंज इररिवर्सिबल चेंज है, यूनिवर्स का हर चेंज इररिवर्सिबल है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बैक नहीं हो सकता। साइक्लिक हो सकती है कोई प्रोसेस, मतलब आप ए से बी चले, बी से सी चले, सी से वापस ए आगे, साइक्लिक है। ए में सारी कंडीशनें वही हैं जो पहले थी, मतलब आप ऊपर से नीचे आ गए, रिवर्सिबल हो, सॉरी ये हो गया साइक्लिक। ऊपर से नीचे आ गए, पहले नीचे से ऊपर गए थे, ऊपर से वापस नीचे आ गए, साइक्लिक आ गया, उसी जगह पर आ गए जहां थे। ठीक है, साइक्लिक चेंज। लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल साइक्लिक चेंज है। समझ में आया क्यों? तो क्या कोई चीज रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती? कोई भी चीज लगभग ना के बराबर रिवर्सिबल होती, कोई रिवर्सिबल होती ही नहीं है। वजह क्या है? तो अगर किसी चीज को रिवर्सिबल बनाना हो तो, वजह मैंने आपको बता दी कि क्या है, बट अगर किसी को रिवर्सिबल बनाना हो तो सोचिए जरा, हम इतना स्लो चलें, इतना स्लो, स्टेयर के ऊपर मैं चढ़ रहा हूं, इतना स्लो स्पीड से पैर उठा रहा हूं कि मुझे पहले स्टेप पर पैर रखने में इनफाइनाइट टाइम लगे। इनफाइनाइट टाइम का मतलब समझ रहे हो? इतना टाइम लगे कि उसे मापा ही ना जा सके। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों साल लग जाएं और पहला स्टेप मैं रखूं। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो वो रिवर्सिबल चेंज होगा, क्योंकि मैं उसको रिवर्स कर सकता हूं। कैसे? मैंने जब थोड़ा सा पैर हिलाया ना, तो मेरे साथ पैर के साथ जो मोलिक्यूल थे ना, वो टकराएंगे नहीं। जो साथ में मोलिक्यूल अभी भी है ना मेरे पैर के साथ, इतना स्लो टाइम, अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो बाकी के सारे मोलिक्यूल भी स्लो चल रहे हैं। याद रख लेना, हवा के मोलिक्यूल भी स्लो चल रहे हैं। ये ध्यान दे लेना, क्योंकि मेरी स्पीड स्लो होगी तो सब कुछ ही स्लो हो जाएगा। तो वो मोलिक्यूल जो मेरे पैर के साथ चिपके हुए थे, मैंने थोड़ा सा पैर हिलाया तो वो मेरे पैर के साथ ही ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है? एक सेकंड को, जो एक सेकंड में मेरा पैर हिलता है, उसको भी हजारों साल लग जाए, सोचो जरा। एक सेकंड को पास होने में भी हजारों साल लग जाए, इतना स्लो हो जाए ये काम। तो क्या होगा कि उस एक सेकंड के ड्यूरिंग मैं उस पैर को अगर वापस नीचे रख लूं, ऊपर ले जाके वापस नीचे रख लूं, तो क्या होगा बेटा? बताइए जरा। उस एक सेकंड के ड्यूरिंग, तो मतलब वो रिवर्सिबल हो गया पूरा। अब तो हो गया पक्का, यस के नहीं? बोलो जरा। यस। यस है ना? सर। मतलब इतना स्लो चलना है कि नापा ही ना जा सके। इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, और टाइम भी इनफाइनाइट लगे, वो रिवर्सिबल माना जाता है। इतना छोटा कि मेजर ना हो सके, रिवर्सिबल है। एक लाइन में डेफिनेशन है रिवर्सिबल की। इतना छोटा, सो स्मॉल दैट वी कांट मेजर, इतना छोटा कि हम माप ही ना सकें। अगर चेंज होता है तो वो रिवर्सिबल है, वरना नहीं है। तो आप कह सकते हैं इतना तो कोई छोटा चेंज हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो सारे चेंज क्या है? इरिवर्सिबल है। दैट्स इट, दैट इज द थिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन? ठीक है। अब जरा हम इसके अब पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट बड़े आसान, अभी आइडियल प्रोसेस होती है, ऑब्वियस है, जिसको रिवर्स किया जा सके उसी को आइडियल बोलेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, टेक इनफाइनाइट टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के बिना कुछ नहीं होने वाला। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट। ठीक है, ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे कोई चीज। इन विच equilibrium and surrounding at each every stage of process, thermodynamic equilibrium
एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइम के साथ, यहाँ इक्विलिब्रियम की छोटी सी डेफिनेशन दूंगा, इक्विलिब्रियम वाले नेक्स्ट लेसन में उसको डिटेल में करेंगे। टाइम के साथ अगर परिस्थितियों में चेंज ना आए, नथिंग इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड, दिस थिंग इज इन इक्विलिब्रियम। गॉट दिस राइट और नॉट गाइस? जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। समय के साथ चेंज ना आए तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए जरा, मैंने बोला इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना छोटा है कि मेजर ही नहीं हो सकता। तो मैं आपको कहूं कि भाई कुछ देर में ना सिस्टम चेंज हो गया, एक सेकंड बाद ना, मतलब मैंने कितना पैर बदला, तो आप कहेंगे एक सेकंड बाद तो हिला ही नहीं है, ये तो यही है, हिला ही नहीं रहा है तो पैर को। समझ रहे हो? मैं स्टेयर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड बाद क्या, मैं कर रहा हूँ हजारों सालों बाद, हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल के बाद में तो मैं पहला स्टेप चढ़ता हूँ। तो एक सेकंड में मैं कितना के पैर उठाऊंगा? तो आप कहेंगे अब ये तो हिल ही नहीं रहा जी, ये तो इक्विलिब्रियम में है, फिक्स है। आपके लिए वो फिक्स है, लेकिन वो थोड़ा सा तो हिल रहा है, लेकिन आपके लिए फिक्स है। इसलिए बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मो की बात हो रही है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है वो हमेशा, ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, हर बार। समझ गए ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब? है ना? तो वो हमेशा, क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा, सीधी सी बात। एक ही पॉइंट को याद रखना है कि भाई वो चलेगा ही नहीं, समय के साथ उसमें चेंज आएगा ही नहीं, ना के बराबर चेंज है, ना के बराबर, इनफाइनाइटली टाइम ले रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैरिड आउट इन इनफाइनाइटली स्लोली थ्रू। देखो ये फिर से आ गया, वही बात आ गई, इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत स्लो है ये, टाइम भी इनफाइनाइट ले रहा है और स्लो भी बहुत है। ठीक है, सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज, तो हर बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। थोड़ा सा हिला, बट आपके लिए वो इक्विलिब्रियम में वो नहीं हिला, अगली बार फिर से थोड़ा सा हिलेगा, बट आप तो कह रहे हो अब भी वो वही है, तो आपके लिए तो फिर से इक्विलिब्रियम है। फिर थोड़ा सा हिला है ना, और आप कह रहे हो ना ना हिला अब भी नहीं, तो वो फिर से इक्विलिब्रियम में है। तो आपके लिए, मेरे लिए वो हमेशा इक्विलिब्रियम में है, वो चेंज नहीं हो रहा समय के साथ। समझ रहे हो? तो हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम बना रहेगा, दैट इज द थिंग। ठीक है, ये वो फोर्थ पॉइंट है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओनली ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर कैन बी डिफाइंड एट ईच एंड एवरी स्टेज। प्रेशर को डिफाइन किया जा सकता है ईच और एवरी स्टेज सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में। जस्ट लर्न करने के लिए है, जब इसको यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये पॉइंट कोई मजे वाला नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। और रीड जरूर कीजिए, छोड़ना मतलब ये नहीं है, जो लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ उसे याद कीजिए, बाकी को आप रीड कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉलर देन द अपोजिट फोर्स। जो ड्राइविंग फोर्स है, जो चला रही है, जो पिस्टन को ऊपर लेके जा रही है, वो बहुत छोटी है, इतनी कम है, या पिस्टन को नीचे लेके जा रही है। मान लो कि मेरे पैर को जो ऊपर लेके जा रही है, जो मेरी पावर है वो में इतनी कम है कि जो अर्थ मेरे को खींच रही है उसकी पावर से मेरे पैर के ऊपर उठने की पावर थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी ज्यादा? बहुत ही कम। इसी वजह से तो पैर बहुत कम ऊपर उठ रहा है ना। तो जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मेरे को चला रही है, जो ऊपर लेके जा रही है, जो मेरी पावर है जिसकी वजह से मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली का मतलब फाइनाइट नहीं है वो वैल्यू, वो बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि वो फाइन नहीं है, हम उसको कह सकते हैं कि वो है ही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब वो है ही नहीं, लगभग ना के बराबर। ग्रेटर, वो थोड़ी सी ज्यादा है अपोजिंग फोर्स से। अपोजिट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी, जिसकी वजह से मेरा पैर नीचे टिका हुआ था। तो ग्रेविटी से मेरे पैर की ऊपर वाली फोर्स थोड़ी सी ही ज्यादा है, थोड़ी सी, लगभग ना के बराबर। दैट इज इट। आगे देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इनफाइनाइटली। अब इसको पूरा रिवर्स किया जा सकता है, डायरेक्शन को, इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, इसीलिए रिवर्सिबल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट एनी मोमेंट, किसी भी टाइम पर, द डायरेक्शन ऑफ द पिस्टन कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनाइटली। तो पिस्टन, अगर यहां अब इसने पिस्टन की बात कर ली, तो मान लीजिए कि कोई पिस्टन था, ठीक है, हम तो पैर उठा रहे थे ना अपना, हम यहाँ पिस्टन यूज करते थे, तो पिस्टन था, तो पिस्टन के अंदर नीचे गैस भरी थी, तो पिस्टन इतना धीरे नीचे आ रहा था, मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा था, इतना स्लो कि ना के बराबर था, तो पिस्टन को वापस रिवर्स किया जा सकता है ना? तो यहाँ पिस्टन के हिसाब से समझे तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस में द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रिस्टोर्ड बैक टू द ओरिजिनल स्टेज, दैट्स इट। तो उनको ओरिजिनल स्टेज में भी उसी टाइम पे किया जा सकता है। अब बात आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस की, जस्ट रिवर्स टू द रिवर्सिबल रियल प्रोसेस होती है, टेक फाइनाइट टाइम, सही टाइम चेंज को आप देख सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स जो है वो सबस्टेनली ग्रेटर, पहले क्या था, ड्राइविंग फोर्स ना के बराबर ग्रेटर थी, अब ये काफी मेजरेबल ग्रेटर होती है, मतलब ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि हमें महसूस हो जाती है। रिवर्सिबल का कोई एग्जांपल है बेटा? नियरली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है,
इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फिर थोड़ा सा कम कर देते हैं वोल्टेज को, वो नियरली रिवर्सिबल होता है, वरना कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, जस्ट यही एग्जांपल है निरंजन बेटा। ठीक है, और रिवर्सिबल का कोई एग्जांपल नहीं है। इरिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस, मेरा चलना उठना बैठना, आप लोगों का कुछ भी आप काम कर रहे हो, खाना पीना, सब इरिवर्सिबल है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये ग्रेटर होती हैं सिस्टम में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, लेकिन कब रहता है? फाइनाइट नंबर में, फाइनाइट नंबर होगा इक्विलिब्रियम का, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम में ये भी रहेगा, लेकिन इसका नंबर आप काउंट कर सकते हैं कि भाई ये एक बार इक्विलिब्रियम में आया कि 2 बार आया कि 4 बार आया। बट उसमें क्या था, रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम का कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हर थोड़ी एक छोटे से मोमेंट के बाद में भी नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो ऊपर उठा हो, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, वो हिला ही नहीं। फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, पर हमारे हिसाब से फिर नहीं हिला, तो वो अब भी इक्विलिब्रियम है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में फाइनाइट नंबर होते हैं इक्विलिब्रियम के। ठीक है, प्रोसेस दैट डज नॉट इनिशियल टू फाइनल स्टेप थ्रू द फाइनाइट, फाइनाइट स्टेप्स में होता है, बस सिंपल यही है कि ये फाइनाइट स्टेप में होता है, इतना ही काफी इसमें। रिवर्सिबल ड्राइविंग फोर्स डज नॉट रिस्टोर द सिस्टम, रिवर्सिबल और ड्राइविंग फोर्स, अगर आप उल्टे चल पड़ते हो ना, तो सिस्टम वहीं वैसे बैक नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था। रिवर्सिबल में बैक आ रहा था, इरिवर्सिबल में बता चुका हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ गए एनवायरमेंट में। ठीक है, और आपको लग रहा है आप बैक आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता। तो इरिवर्सिबल में जब बैक आते हैं तो वो वैसा रिस्टोर नहीं होता जैसे पहले ओरिजिनल स्टेट थी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द प्रोसेस टेकन प्लेस इन द नेचर, नेचर में जितनी भी होती है सारी इरिवर्सिबल है, सारे इरिवर्सिबल है, कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है ही नहीं। वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। ठीक है, ये पॉइंट्स याद कीजिए। नाउ आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, जस्ट टेल मी योर डाउट्स गाइज। ठीक है।